उसके बाद हमारा था ये टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बताया था मैंने आपको सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था पहले टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो समझना जरूरी है, यही हुआ था ना। सो इन लास्ट क्लास वी वर डन विद टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये हमारा डन हो गया था लास्ट क्लास में। एंड आज हमको स्टार्ट करना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैम हो गया था ये भी। स्टार्ट हो गया था यस मैम। ना, ये बस मैंने शायद टाइटल लिखा था बेटा, फिर मैं नो मैम करवा दिया था आपने। समझाने लगी थी। करवा मैम दिया करवा दिया था सर्विसेज भी। कहाँ था ये? पूरा कंपैरिजन लेके बता दिया था कि गुड्स में होता है और सर्विसेज में होता एक मिनट देखती हूँ। अच्छा ये आपको बता दिया मैंने? नहीं ये नहीं बताया है, एक बार बाकी लोग भी देखो। मैंने शायद ये लिखा था इफ द इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम एंड इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड ऑन टाइम। फिर मैंने बताया था कि यस मैम, आपने ये नहीं करवाया। आपने लास्ट सिर्फ वो 30 डेज वाला बताया था, 30 डेज और 45 डेज। वो तो टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस था, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर हाँ सर्विसेज। यस मैम, आपने ये नहीं बताया टाइम ऑफ सप्लाई है। ऑन यस सर्विसेज। मैम। हाँ इसमें मैंने बताया था हाँ ये बता दिया आपने, और ये नहीं बताया अभी टाइम टाइम ऑफ लिमिट सप्लाई ऑन सर्विसेज। मैम बस वो आपने कल वो आरसीएम वाला और फॉरवर्ड चार्ज वाला ही तो बताया था कल, दोनों केसेस में। वाउचर वगैरह ये सब खत्म करा दिए थे, फिर टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बताया, तो मुझे इतना याद आ रहा यस मैम। है ना। मैंने इसमें आपको ये बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ती हूँ। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज 30 डेज होता है फॉर ऑल अदर सर्विसेज एंड 45 डेज होता है फॉर एनबीएफसीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज। यही बताया था। इंश्योरेंस जैसे अगर आप सपोज करो 17/3/2020 को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, कोई भी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की, तो इश्यू ऑफ इनवॉइस का टाइम क्या होना चाहिए, मतलब इनवॉइस कब तक इश्यू हो जानी चाहिए मैक्सिमम। अगर 17 को क्या कहते हैं इश्यू वो सर्विस प्रोवाइड की है इंश्योरेंस की, 16/4/2020। इंश्योरेंस ओ सॉरी 45 डेज है। 45 डेज लगाओ ना यहाँ से। यस मैम। बताओ कौन बताएगा? 17 से और 15 दिन और लगा लो, अप्रैल मई में जाकर पहुंचेंगे ना हम। कौन सी डेट आएगी लगाओ? मैम फर्स्ट में। फर्स्ट में आएगी। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट मई को इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जानी चाहिए। और अदर सर्विसेज अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो कब हो जानी चाहिए इनवॉइस? इसी डेट को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है 16 को। तो 16। ठीक है, तो ये इश्यू ऑफ इनवॉइस का टाइम है। अब हम करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सर्विसेज के केस में अगेन वही सारे केसेस है, एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज का, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वाउचर्स, रेसिडुअल केसेस, सारा सेम वैसे ही है। तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम ले रहे हैं रिसीप्ट ऑफ, सॉरी ये था आपका, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है फॉरवर्ड चार्ज। पहले ले रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पहला केस इसके अंदर ले रहे हैं एफसीएम वाला केस, इसका सेक्शन है 13(2), मतलब 13 तो पूरा कवर करेगा, पूरा सप्लायर सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई, और सेक्शन 13(2) स्पेसिफिकली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इसके अंदर है। इसमें दो केसेस होते हैं। इफ द इनवॉइस इज इश्यूड इन टाइम, ये वाला था सेक्शन 31 टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का, जो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर दो केसेस आएंगे, एक केस आएगा केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। केस 1 आपको बोलता है if the invoice is issued in time as per section 31, invoice issued in time as per section 31, यानी कि 45 days for insurance,
बैंकिंग सर्विसेज, अदर सर्विसेज के लिए 30 डेज के अंदर इश्यू हो गई हो इनवॉइस, ठीक है। ये 30 डेज और 45 डेज कब से काउंट करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन। प्रोविजन मतलब जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की गई है उस दिन की डेट से हम 30 डेज या 45 डेज एज द केस में भी हम काउंट करते हैं। तो अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनवॉइस इश्यू हो गई है तो क्या होगा, और अगर वाइस वर्सा इनवॉइस नॉट इश्यूड इन टाइम एज पर सेक्शन 31, बाकी सारा सेम ऐसा उतार दीजिएगा, यहाँ पे बस नॉट लिख दीजिएगा। इनवॉइस इश्यूड लेट, इनवॉइस इज नॉट इश्यूड इन टाइम। अब क्या होगा, जैसे देखो आप, पहला वाला केस पहले ले रही हूं मैं आपका, पहला वाला केस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier। पहले वाले केस में डेट ऑफ इनवॉइस जब इश्यू हुई हो, या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier is टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier, ठीक है। अब दूसरी चीज पे मैं आ रही हूँ, ये वाला, इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड इन टाइम एज पर सेक्शन 31, तब क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन मतलब जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की गई है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये दो डेट्स हो गई और यहां पर ये वाली दो डेट्स हो गई। एनी अदर सिचुएशन, अगर कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है इनवॉइस कब इश्यू होनी चाहिए थी, जो रिमेनिंग अगर कोई सिचुएशन रह जाती है, डेट ऑन विच द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज शोज रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, उस अदर केस अगर कोई है तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई क्वेरी इसमें? नो मैम, क्लियर। क्लियर, इजी है बहुत ज्यादा। अब आता है हमारा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, सर्विसेज, पहले इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ फिर बताती हूँ सारी बात को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन फॉलोइंग केसेस। 6 June बुकिंग ऑफ पार्टी हॉल, सम एग्रीड 55,000, एडवांस 3,000 रिसीव्ड। एग्जांपल बाद में बताऊंगी, पहले ये वाली बात बतानी पड़ेगी, इस एग्जांपल में यही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इज नॉट पेबल, ध्यान से सुनना, जीएसटी इज नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको मैं रब कर दूं, उतार लिया ना सबने? एडवांस पेमेंट का एक क्लॉज है, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद एग्जांपल बताऊंगी, क्योंकि एडवांस पेमेंट उस एग्जांपल में आ रहा है। देखो, एडवांस पेमेंट, इसका क्या रूल है? इसके गुड्स के केस में और सर्विस के केस में थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं। इन दोनों केसेस में एडवांस पेमेंट के डिफरेंट रूल्स हैं। एडवांस पेमेंट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट आपको गुड्स या सप्लाई के केस में मिलता है तो
टाइम ऑफ सप्लाई का रूल क्या कहता है गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में क्या कहता है। जीएसटी इज नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज करो आपने 1 मंथ एडवांस में कुछ दे दिया और 1 महीने के बाद आपने 17 मार्च को पूरी पेमेंट दे दी, बाकी बची हुई, ठीक है। और पहले आपने दी थी 17 फरवरी को, 17 या 18 कर लो, डेट चेंज कर लो, आपने 5,000 रुपए दे दिए थे और बाकी का जो बैलेंस था वो आपने इस डेट को दे दिया। टाइम ऑफ सप्लाई यही माना जाएगा। अब लेते हैं सर्विसेज वाला केस। However, this is not applicable for services. GST is payable at the time of receipt of advance for services to the extent of amount of tax of such advance tax. देखो, अब सुनो, यहाँ पर आपने कोई सर्विस आपने लेनी है, आपको कोई हॉल बुक करना है 15 जनवरी को, 15 सपोज करो 15 जुलाई को मुझे हॉल बुकिंग करनी है। 15 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे है और मैंने एडवांस पेमेंट देकर इसको 10 तारीख को बुक करा लिया, 10 जून को, ठीक है। मैंने एडवांस पेमेंट दे दी 10 जून को 7,000 रुपए और बैलेंस मतलब मेरे को पूरा वो हॉल 25,000 में पड़ रहा है, छोटा सा हॉल है कोई भी, 25,000 में पड़ रहा है, तो बैलेंस जो 18,000 है वो मैं 15 तारीख को दे रही हूँ और 7,000 मैंने 10 तारीख को दे दी। तो अब सर्विसेज के केस में क्या होगा, सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई दोनों अपने अपने अमाउंट के लिए अलग अलग माने जाएंगे। मतलब कि 10 तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई 7,000 का होगा और 15 जुलाई को 18,000 रुपए जो बचे हुए उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। समझे आप? गॉट इट और नॉट? इनका ये कहना है कि गुड्स के केस में आपने अगर एडवांस रिसीव किया है तो भी टाइम ऑफ सप्लाई 18 तारीख नहीं माना जाएगा, 17 मार्च ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिसमें पूरा बैलेंस आ रहा है। गुड्स के केस में आप अगर कुछ पहले से ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सप्लाई वाला केस है, अगर सप्लाई वाला केस है तो सप्लाई वाले केस में टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड इन एडवांस, उतनी एक्सटेंट तक आपकी टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट होगी जिस दिन आपने एडवांस लिया है, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड एज बैलेंस, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट वो होगी जो जिस टाइम पर आपने बैलेंस पे किया। मैम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का रीजन क्या है, क्यों फाइंड आउट करते हैं? ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं और कुछ नहीं है। नहीं मैम क्यों करते हैं पूछ रही हूँ मैं। अच्छा क्यों करते हैं, देखो कोई पेनल्टी लगेगी किसी के ऊपर, कोई लेट हो जाएगा, फीस वगैरह देनी होगी, जैसे किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है ना, तो गवर्नमेंट कैसे उसको पकड़ेगी, वो कह देगा कि मेरा तो पेमेंट 31 को हुआ था, मेरे भी तो 7 दिन और बाकी है, 8 दिन और बाकी है, पेनल्टी कैसे लगा रहे हो। और गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं पेमेंट तो नहीं आई थी लेकिन आपने सर्विस तो रिसीव कर ली थी 1 महीना पहले। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। टू किसी को भी कोई स्क्रूटिनी करने के लिए या टाइम ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करने के लिए या फिर कोई पेनल्टी लगाने के लिए या कोई फीस या इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह लगाने के लिए लेट होने पर, तो लेट आप कैसे डिटरमाइन करोगे। कोई कहेगा कि सर्विस तब आई थी और गुड या सर्विस तब आई थी, पेमेंट तब आई थी, बुक्स में तब हुआ था, क्रेडिट तो तब हुआ था, डेबिट तो तब हुआ था, तो विच इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आए कोई भी गवर्नमेंट प्रोसीडिंग में, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करते हैं, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ, किसी ने पूछा नहीं बट फिर भी दे देती हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है, स्टेट भी लेती है और वो सेंट्रल भी लेती है, स्टेट और सेंटर दोनों लेती हैं। तो अब अगर कहीं पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई में थोड़ा सा भी फर्क हो गया ना, बदरपुर बॉर्डर और फरीदाबाद, तो वहीं दो गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि एसजीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा या फिर फरीदाबाद को हरियाणा गवर्नमेंट को जाएगा। तो सो दैट कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए भी प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं, प्रॉपर नियम बनाए गए हैं कि हाँ ये कहाँ जाएगा।
लौटता हुआ जय कुमार मेरे ये साथ समझ जुड़े में हुए हैं, आएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यही म्यूट स्थिति कर रही दूं या आप लोग तो कर बात राइट आपके पास है, ठीक है, आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हो। निशान की क्वेरी है मैम, सो व्हाट इज द डिफरेंस, आपने बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ केस में बैलेंस पे होने पर ही सेटल होता है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो है ना 7,000 रुपए पर जो टैक्स बनेगा वो उसकी पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई आप 10 तारीख से लगाएंगे, और जो 18,000 रुपए जो बचा हुआ है इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई आप लगाएंगे, इसका जो टैक्स लगेगा वो 15 तारीख से लगाएंगे। यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर आप एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होता है, इस पर टैक्स अलग कैलकुलेट होगा और इसका डेट ये हो जाएगा, इस वाले डेट से लगेगा, मतलब अलग डिटरमिन होगा, और इसका टैक्स, इस पर जो टैक्स बनेगा वो अलग लगेगा। यानी सर्विसेज के केस में एडवांस लेने पर टैक्स सिस्टम दोनों डेट्स पे अलग अलग लगेगा। यहाँ पर एक ही बार में पूरा टैक्स लगेगा, जिस दिन बैलेंस आ रहा है उसी दिन में टोटल अमाउंट पर टोटल टैक्स लग जाएगा। क्लियर निशांक? यस नो? ठीक है, चलो यस मैम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एडवांस वाला बता दिया। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ देती हूँ क्योंकि अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जीएसटी इज पेबल, सर्विसेज के लिए बोल रही हूँ, जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर सर्विसेज टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच एडवांस, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच एडवांस मींस इस वाले अमाउंट पर जितना टैक्स बनेगा उसकी एक्सटेंट तक टाइम ऑफ सप्लाई ये हो गया, और इतनी एक्सटेंट तक इस पर जो टैक्स बनेगा इस अमाउंट की एक्सटेंट तक टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब ये क्लैरिटी हो गई इसमें आप लोगों को इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। आगे बढ़ रही है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें मुझे बताना कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस। 6 जून को 6 जून को एक पार्टी हॉल बुक होता है और सम एग्रीड 55,000। एक पार्टी हॉल बुक हो रहा है, सिक्स जून को एक पार्टी हॉल बुक हो रहा है, सम एग्री हुआ, टोटल सम एग्री हुआ 55,000, बट इन्होंने एडवांस 3,000 ले लिया, एडवांस 6 जून को ले लिया, ठीक है। 15 अक्टूबर को फंक्शन हेल्ड, 15 अक्टूबर को फंक्शन हेल्ड, फंक्शन हेल्ड का मतलब सर्विस प्रोवाइडेड, प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हुई है। तो हम इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं कि 15 अक्टूबर को फंक्शन हेल्ड हुआ, इट मींस 15 अक्टूबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस, हमें सर्विस प्रोवाइड हो गई। 27 नवंबर को इनवॉइस इश्यूड, इनवॉइस इश्यू हुई, इनवॉइस इश्यू हुई 55,000 की, और इन्होंने इंडिकेट करते हुए इंडिकेटिंग बैलेंस ऑफ 52,000 पेबल बैलेंस ऑफ, इस इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ था कि 55,000 इज योर सम एंड बैलेंस इज, मतलब बैलेंस इज 52,000, इन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि बैलेंस इज 52,000 इनवॉइस के अंदर, और 3,000 रुपए में मिल गए, टोटल अमाउंट एग्री हुआ है 55,000, इनवॉइस में मेंशन था, और 52,000 बैलेंस रहता है, ठीक है। और 3 दिसंबर को बैलेंस रिसीव हो गया, यहाँ लिख देती हूँ 3 दिसंबर को बैलेंस रिसीव्ड, यानी कि 52,000 जो थे ना वो रिसीव हो गए। अब मुझे यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। 3,000 के लिए 6 जून और 52,000 के लिए 3 दिसंबर। एक मिनट मैं इसको रद्द कर लूं, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ और मुझे लॉजिक के साथ बताना पूरा। मैम ये एडवांस पेमेंट, हाँ तुमने क्या कहा ऋत्विक? 3,000 के लिए 6 जून, 3,000 के लिए, हाँ 6 जून, ठीक है 3,000, क्योंकि ये था ना कि या तो डेट ऑफ पेमेंट जो भी पहले आए
6 जून 3,000 रुपए जो थे ना, उसका जब जिस दिन रिसीव हो गया ना, वो डेट आ गई, क्योंकि ये तो वैसे ही एडवांस का केस है ना, इसमें Advance इनवॉइस का तो case ना है। देखें तो मैम। इसका सेकंड मैम 3 दिसंबर 52,000 जब रिसीव हुआ है। 52,000 के लिए 3 दिसंबर 3 दिसंबर दिसंबर ये तुमने आंसर दिया है ना। अभी हम देखते हैं इसको कितना क्या है, इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज 15 अक्टूबर। मेरे ख्याल से ये वाला तो ठीक है, शायद ये गड़बड़ आएगा, अभी रुको मैं ही कर लेती हूँ। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज 15 अक्टूबर। देखो ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजन ऑफ सर्विस तो 15 को हो गई ना, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हो गई पहले मैम। हो गया एडवांस पेमेंट के केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई के उसको देखते हैं। हाँ, रूल तो पूरा वही लगेगा ना। ये अब मैं बताया नहीं बता आपने। देती हूँ, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज 15 अक्टूबर। उस हिसाब से तो 15 ही होगा। अगर खाली एडवांस में वो दो देखते तो मैम 3 दिसंबर होगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई की उसको देखेंगे तो प्रोविजन ऑफ सर्विस वाली डेट आएगी। ठीक है, 1 मिनट। डेट आफ्टर 30 डेज, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज लगेगी, इसमें टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वाला भी लगेगा। 15 अक्टूबर को सर्विस प्रोवाइड हुई, और इनवॉइस का रूल क्या कहता है? इनवॉइस का रूल क्या कहता है? अगर इंश्योरेंस है या बैंकिंग सर्विस है तब तो 45 दिन लगाओ 15 अक्टूबर से, अदरवाइज क्या लगाओ? 30 दिन। 30 दिन। तो इनवॉइस हो जानी चाहिए हमारी इशू 14 नवंबर 14 नवंबर 14 नवंबर तक इशू हो जानी चाहिए। अब हमारी इनवॉइस इशू हो रही 14 नवंबर के बाद। ठीक है, तो पहला वाला केस तो एप्लीकेबल होगा नहीं, दूसरा वाला एप्लीकेबल होगा। पहला वाला क्या था? डेट ऑफ अगर ऑन टाइम इशू हो जाती है इनवॉइस तो पहला वाला केस अप्लाई हो रहा था, लिखा हुआ है आप लोगों ने सब में। यस। और अगर 30 दिन के ऊपर हो जाता है इस वाले केस में, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो कि 30 दिन के ऊपर हो गया है, तो सेकंड वाला केस अप्लाई होगा। सेकंड वाला केस कहता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। जो पहला वाला केस था, अगर आप टाइम पर इनवॉइस इशू कर दिया आपने तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से व्हिचएवर फॉल्स अर्लियर। तो मैम इसमें प्रोविजन आएगा ना। इसमें सेकंड वाला केस अप्लाई होगा, क्योंकि हम लेट हो गए। ये जो है इनवॉइस आने में लेट हो गई, ये इनवॉइस आई है बाद में। अगर इस इनवॉइस में लिखा हुआ 50,000 के बाद में ये 14 नवंबर तक आ जानी चाहिए थी 30 दिनों के अंदर, बट ये आई है 27 नवंबर को, तो ये लेट हो गई। तो सेकंड वाले केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 15 अक्टूबर 15, या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब दोनों केस लगा लो, एडवांस वाला एक तो लगाना डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दोनों को अलग अलग बता देंगे। पहले एडवांस वाला केस ले लेते हैं। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 3 दिसंबर को मानेंगे या 6 जून को भी कंसीडर कर सकते मैं हैं? 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मेरे से पूछना क्वेश्चन, ठीक है? देखो, अब मैंने आपको सेकंड वाले केस में दो चीज इन्होंने कहा, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस पहले आ जाए या फिर दूसरा क्या बोला था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो जल्दी आ जाए। पहले एडवांस वाला ले लेते हैं 3,000 रुपए के लिए, और फिर बैलेंस वाला ले लेते हैं। ठीक है, 3,000 रुपीज में देखना रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कौन सी है? 6 जून। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 6 जून है ना? एडवांस वाले 3,000 रुपए के लिए और ये 52,000 रुपए के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बता देती हूँ क्योंकि अलग अलग लगेगा। 6 जून है, 6 जून को क्या बताया था मैंने? एडवांस रिसीव हुआ 6 जून। और प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 अक्टूबर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया आंसर। बैलेंस 52,000, प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट 3 दिसंबर। विच एवर इज अर्लियर। आंसर आ गया? ठीक, किसी को कोई दिक्कत? इसमें 2 टाइम ऑफ सप्लाई होगी ना? हाँ, दोनों अलग अलग होगी क्योंकि इन्होंने एडवांस पेमेंट वाला लगा दिया ना, तो दोनों अलग अलग हो गए।
ओके मैम। किसी को कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो पूछ लो, इसमें बहुत आराम से हो गया। दोनों को अलग अलग लिखो, एडवांस पेमेंट को अलग लिखो और बैलेंस को अलग लिख दो। और रूल देख लो कौन सा लगेगा। पहले डेट टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस निकालो कि हाँ टाइम पर मैम इशू। इस पे थ्योरी आएगी या ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है? वैसे थ्योरी ही आती है। अभी तक एक ही बार तो पेपर हुआ है, पेपर ही एक बार। ये डन टाइम है ना अभी क्लास का, थोड़ा सा ये हो गया। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखिए, आप आंसर कर पाओगे? ट्विस्ट करके देख लेते हैं, चलो। अगर डेट ऑफ इनवॉइस इसको मैं कर देती हूँ 12 नवंबर। अब बताओ मुझे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इनवॉइस 12 नवंबर को आ गई, अब बताओ। मैम 15 अक्टूबर की जगह 12 नवंबर आएगा, 12 नवंबर आ जाएगा। क्योंकि मैम ये फर्स्ट केस में आ जाएगा। रूल चेंज हो यस जाएगा, मैम। तो पहले शुरू से बताओ। हाँ घर पे जाएंगे। मैम शुरू से होगा कि मैम पहले तो इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे तो वो फर्स्ट केस में आएगा। फर्स्ट वाला केस आएगा सबसे मैम पहले। फर्स्ट वाले केस में होता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और सेकंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखते हैं। हाँ, तो प्रोविजन तो ऑफ मैम ये सर्विस देखेंगे। मैम प्रोविजन ऑफ सर्विस तो 15 अक्टूबर ही रहेगी। नहीं बेटा, इसको देखेंगे ही नहीं ना हम, क्योंकि मैम हमारा टाइम देखेंगे, ऑफ इशू वो ऑफ तो है इनवॉइस टाइम पर हो गया। यस मैम, यस इसको तो तो हम डेट देखेंगे ऑफ ही। इनवॉइस देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे 12 नवंबर। है ना? डेट ऑफ यस मैम। इनवॉइस देखेंगे और इसकी डेट देखेंगे। पहला यस वाला मैम। केस आ गया ना। अगर इनवॉइस यस टाइम मैम। पे इशू हो गई, 15 अक्टूबर को सर्विस मिली है, 14 नवंबर तक, एक महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, और ये 12 नवंबर को इनवॉइस आ गई टाइम पे, तो टाइम पे इनवॉइस आ यस गई, तो मैम। पहला वाला केस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इस टाइम को आ रही है, मैम डेट ऑफ चेंज इनवॉइस कर को लो, मैम चेंज कर लो, 15 अक्टूबर लिखा है। 12 नवंबर है ना। 12 नवंबर। और हाँ एक मिनट, इसकी तो इनवॉइस 3000 रुपए की है, इसमें तो बैलेंस लिखा हुआ यस मैम। है ना? बैलेंस का तो आया ही नहीं है पेमेंट, उसकी तो अलग आएगी इनवॉइस एक और। तो मैम फिर अगर इसकी इनवॉइस अलग आएगी तो मैम पहले वाले केस में भी हमने कैसे कर दिया नहीं, सेकंड केस में लेके? हाँ फिर इसकी भी तो इनवॉइस अलग आएगी। इसमें तो इनवॉइस आई ही लेट थी, तो इसलिए पंगा ही नहीं था। चलो हम मैम सोच लेते हैं कि पूरी इनवॉइस, इसकी इनवॉइस आ गई और इसकी इनवॉइस आ रही है। मैम इनवॉइस लेट 3000 वाले की आई थी ना, हाँ, उसकी तो लेट आई नहीं। और इसकी तो अब आई ही नहीं थी ना, तो इसकी भी तो लेट हो तो गई। मैम हमने फर्स्ट वाले वो सेकंड वाले केस में पहले 3 दिसंबर के ऊपर 15 अक्टूबर क्यों लिया? तो 15 अक्टूबर को आपकी इस सर्विस तो पूरी मिल गई ना, क्यों नहीं लोगे फिर उसको? सर्विस तो अलग अलग नहीं मिली है, इवेंट तो एक ही साथ हुआ, चाहे एडवांस किया था चाहे कुछ। इसमें तो इनवॉइस, पहले वाले केस में इनवॉइस लेट आई थी 3000 की, और बाकी 52,000 की तो आई नहीं थी, तो ऑब्वियस वो तो और भी ज्यादा लेट हो गई। अब इसको देखो, ये 12 नवंबर को ये आ रही है, इसकी पहले वाले की है ना, और 12 नवंबर को इनवॉइस आ रही है, और दूसरे वाले की आ रही है 4 दिसंबर। विच एवर इज अर्ली, तो ये वाली हो जाएगी आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबको ठीक क्लियर? 6 जून हो मैम जाएगी। अगर दूसरे वाले की 4 दिसंबर को आ रही है हाँ, तो मैम वो लेट नहीं हो गई? उसमें लेट वाला केस नहीं लगाएंगे? हाँ तो ये भी ठीक कह रहे हो, हाँ, इसमें लेट वाला केस लगाएंगे। यस मैम। हाँ, क्योंकि इनवॉइस तो बाद में आई, तो सेकंड वाला केस हो गया। फिर डेट ऑफ यस इनवॉइस की मैम फिर जगह आएगा, क्वेश्चन दो में बढ़ जाएगा, हाँ प्रोविजन ऑफ रिमेनिंग वाले में देर वाली लगाएंगे। हाँ मैं एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब वो आपकी इनवॉइस लेट आई तो सेकंड वाला केस लग गया। बिल्कुल ठीक। एडवांस के लिए देख लेना, एडवांस वाले में यहाँ पे करके बता देती हूँ। एडवांस वाले में रूल 1 लगेगा, है ना, और बैलेंस वाले में लगेगा रूल 2। रूल 1 कहता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस थी 12 नवंबर थी ना, 12 Yes, सितंबर, और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट क्या थी? 6 जून। 6 जून, है ना। यस मैम। और बैलेंस में लगेगा रूल 2। रूल 2 कहता है प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ
service Yes. and receipt of Receipt payment. of payment. ये same, Hmm. receipt of payment ये तो same है. That is 3rd December. हाँ, 3rd December को पेमेंट आई है. And date of Provision of provision of service 15th October. so whichever is earlier. Earlier. ठीक है, Yes. इसमें भी सेम ही आंसर है. उसमें भी यही था. Yes मैम. ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें. अब आ जाते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर. या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को कल करें? टाइम हो ही गया. हाँ, कल करते हैं फिर उसको में करेंगे. रिसीट ऑफ सर्विस दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, इसको कल करते हैं. थोड़ा सा ही बचा है, मैं खत्म ही करा देती हूँ. इसको मैं खत्म करा दी, जरा सा सही है, इसके बाद और कुछ है नहीं. बस 2-3 मिनट लगेंगे. 2-3 मिनट तो हमारी क्लास का टाइम है. एक क्लास क्यों खराब करें इसके लिए. और देखिए, अभी हमने किया था सेक्शन 32 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब हम करेंगे सेक्शन 32 की जगह ये 33 हो गया अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. इसमें 3 डेट्स हैं. इन 3 डेट्स में विच एवर फॉर अर्लियर, वो इसका आंसर होगा टाइम ऑफ सप्लाई का. पहला है डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटिटी दैट रिसीव्स द गुड्स. 2 एंटिटी होती है, एक सप्लायर होती है और एक रिसिपिएंट होती है. ठीक है, इसकी बुक्स में जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है, पहला पॉइंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटिटी दैट रिसीव्स द गुड्स. यहां पर लर्न करने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ. आरसीएम प्रोसेस उसके गुड्स वाले में इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं थी, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट थी, सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट थी. ध्यान करो, जस्ट आपको लर्न करने के लिए बता रही हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर था, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट है. पहला. दूसरा है डेट ऑन विच इट इज डेबिटेड फ्रॉम एंटिटीज बैंक अकाउंट. इसके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है. डेबिट ही तो होगा क्योंकि पैसा दे रहा है. कौन सा पैसा? वैल्यू दे रहा है. आरसीएम के केस में सिर्फ वैल्यू देगा, टैक्स नहीं देगा. जिस दिन इसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है, दूसरी डेट. और गुड्स वाले केस में क्या थी आरसीएम में? इसकी अकाउंट में क्रेडिट की डेट थी. लर्न करने के लिए कंपेयर कर रही हूँ आपको. मैम आरसीएम में तो रिसिपिएंट ही तो पे करता है जीएसटी. गुड्स वाले केस में थी या किस में थी वो? मैम गुड्स वाले केस में भी रिसिपिएंट पे ही बुक्स की एंट्री हो रही थी आरसीएम में. एफसीएम में कि था. मैम आरसीएम में. यस मैम. एफसीएम में था. हाँ, सॉरी. और तीसरा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. शायद वहां 30 डेज था, आरसीएम गुड्स में 30 डेज था. यहाँ है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस. इन तीनों में से जो पहले फॉल कर जाएगा फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस अगर 15 जनवरी को इश्यू हुई तो 14 मार्च. 14 मार्च. 60 डेज. तो इन तीनों में से विच एवर फॉल अर्लियर. मैम 13 मार्च. मैम 14 मार्च में नहीं होगा. लगाएंगे हम, मंथ लगाएंगे. डेट मैम मंथ में फेब में 28 होंगे. महीना 30 का कौन सा महीना, इस हिसाब से नहीं लगाएंगे. जब हमें मंथ दिया होता है तो मंथ काउंट करते हैं, 30-31 नहीं काउंट करते हैं. 31 एक महीना हुआ ना. यस मैम. वो नहीं करेंगे. अगर डेज बोलेगा तो आप डेज काउंट करोगे. यस मैम. इसमें डेज बोले हैं ना इसलिए. हाँ, चलो 60 डेज तो फिर 13 को आप डेज लगा लेना. हाँ, 2 मंथ्स नहीं, सॉरी 60 डेज है विच एवर फॉल अर्लियर. अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा. एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसमें आप मुझे आंसर करके बता दो. डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई of services under reverse charge mechanism in the following case. 4th May को supplier of service issue the invoice for service provided. 4th May को
इनवॉइस हुई इश्यू, 60 डेज लगा लेना 4 मई से। और दूसरा है रिसिपिएंट पे करता है अमाउंट 31 जुलाई को, रिसिपिएंट पे करता है अमाउंट 31 जुलाई को, ठीक है। ये वाली डेट दी हुई है और इसकी डेट निकाल लो, मैं रफली निकाल ले रही हूँ, 3 जुलाई आएगी शायद, है ना, या 29 जून आएगी। क्यों, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है। यस मैम, एक दिन उसमें एक्स्ट्रा नहीं, 4th है ना, तो मैम 4th से मैम 2 जून तक तो ये हो गया, एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया मैम। 2 जून से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई आएगी मैम, हाँ 1 जुलाई तक 2 महीना हो गया। ठीक है, एक डेट ये हो गई, तो विच एवर फॉल अर्लियर, ये फॉल करी अर्लियर, तो 1 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और बुक्स में पेमेंट आई है 31 को, और ये नहीं दिया हुआ है, तीनों में से जो भी वैल्यू दी है विच एवर फॉल अर्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात और बता दूं कि वाउचर वाला केस सेम वैसे ही रहेगा जैसे गुड्स के केस में होता था, रेसिडुअल केस सेम रहेगा जैसे गुड्स के केस में होता था, और इंटरेस्ट फीस पेनल्टी वाला, जो डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट फीस पेनल्टी वाला केस है, वो भी सेम रहेगा जैसे गुड्स के लिए होता था, ठीक है। तो सेक्शन 13(4), 13(5), 13(6 विल बी सेम एज 12(4), 12(5) एंड 12(6), ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कल बता दूंगी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कल करेंगे। कोई क्वेरी है तो पूछ लो, एल्स मैं एंड कर रही हूँ क्लास। मैम रेजिडुअल वाला रिपीट कर दो।